नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या महिला आरक्षण से बहाना है? असल में 2029 लोकसभा चुनाव का जाल बिछाना है। जो लोकसभा सीटों को 850 करने का फॉर्मूला सामने आया है, उसे लेकर योगेंद्र यादव और कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार का खेल एक्सपोज किया है। लॉजिक के साथ बताया है कि 850 सीटों में किस राज्य में कितनी सीट बढ़ेंगी और उसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। और महिला आरक्षण के बहाने क्या बीजेपी 2029 का गेम सेट करना चाहती है? हर राज्य में कितनी सीट बढ़ने का अनुमान है, इसे लेकर योगेंद्र यादव ने पूरा चार्ट बनाया है। किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ने जा रही हैं, इसे लेकर योगेंद्र यादव क्या कहते हैं, उससे पहले कपिल सिब्बल का बयान आपको सुनाते हैं। कपिल सिब्बल इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर क्या कहते हैं। महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने जो दांव खेला है कि अगर विपक्ष विरोध करेगा तो भी फंसेगा, अगर समर्थन करेगा तो सरकार का यह प्रस्ताव है कि महिला आरक्षण के साथ साथ महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देने के साथ साथ सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उसे लेकर कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इनका जो बिल जे ला रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, हालांकि हमें बिल का हमारे पास कॉपी नहीं है, कि ये 50% सीटें पार्लियामेंट में बढ़ाएंगे हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में। तो उसका नतीजा क्या होगा, मैं आंकड़े से आपको समझाता हूँ। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं, और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी, और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ेगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। देखिए, ये अलग एक्सरसाइज है। आपने विमेन रिजर्वेशन देनी है तो दीजिए, तुरंत दीजिए। आपको डिलिमिटेशन करना है तो उसका प्रोसेस अलग है, लेकिन आप डिलिमिटेशन करना चाहते हो, अभी करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि भाई 2011 के सेंसस के अंतर्गत तक हमें 2029 का इलेक्शन लड़ना है। तो आप तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपने नजरअंदाज कर दिया। और अगर आप नजरअंदाज नहीं करना चाहते तो फिर ये बिल क्यों ला रहे हो? फिर तो 2027 में वो आ जाएगा आपका, और आप कर दो। लेकिन आपको, उनको भी मालूम है ये कोई मानेगा नहीं। कैसे कोई मानेगा? जब संख्या के आंकड़े सामने आएंगे तो ये 80 क्या, ये 80 से 120 क्या, ये 80 से 160 हो जाएंगी। कौन मानेगा वो बात? क्योंकि पॉपुलेशन फिगर्स हैव इंक्रीज्ड मच मोर इन द नॉर्थ देन इन द साउथ। जनगणना तो संख्या उत्तर में ज़्यादा बढ़ी है ना, दक्षिण के मुताबिक तुलना में। तो हमारे वो 120 नहीं 160 सीटें हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा? कौन मानेगा उसको? तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जैसे ये हमेशा करते हैं। तो कपिल सिब्बल आरोप लगाते कि असल मामला तो परिसीमन का है, 850 सीटें करने का है, जिसमें राज्यों के हिसाब से खेल सेट किया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अगर नई जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती तो और ज्यादा समीकरण बिगड़ जाता। तभी उत्तर भारत में ही, नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा सीटें बढ़ती, लेकिन वो उस अनुपात में बढ़ती कि साउथ इंडिया में बवाल कट जाता। सवाल उठाया जाता कि क्या सब कुछ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगा? जिन राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया है, क्या उन्हें यह सजा मिल रही है कि उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाएगा? नॉर्थ इंडिया में ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है तो सीटें भी अगर नई जनगणना के आधार पर बढ़ाई जाती तो फिर बवाल कट जाता। हालांकि अब भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या नॉर्थ इंडिया में ही 850 सीटें करने का ज्यादा फायदा होगा, और क्या इसका फायदा बीजेपी को सबसे ज्यादा होगा? कपिल सिब्बल परिसीमन के खेल को लेकर क्या कहते हैं? जब 850 सीटें की जाएंगी तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़ाने का मामला नहीं है, लोकसभा सीटों का जो परिसीमन किया जाएगा उसमें क्या बीजेपी अपने वोट बैंक का ध्यान रखेगी? कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाया है और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इनका मुद्दा ही डिलिमिटेशन है, इनका मकसद ही डिलिमिटेशन है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट जहां ये हारे हुए हैं उसकी बाउंड्रीज ये चेंज करके इस तरह से मिक्सचर करेंगे, हाँ, ताकि ये वहां जीत पाए। जब परिसीमन होगा तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में इनको फायदा होने वाला है, वो चेयरमैन डिलिमिटेशन द्वारा अपने फायदे के लिए वो काम करेंगे। जो बाउंड्री होगी उसमें बदलाव लाएंगे ताकि उनको राजनीति में फ़ायदा हो, और जो उत्तर भारत है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और प्रयास करेंगे कि दक्षिण में उनकी संख्या भी बढ़े। तो ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है। तो ये सब क्यों करना चाहते हैं और इतनी जल्दी में क्यों करना चाहते हैं? और एक बात आपको, वो एक लीगल बात है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि जो संशोधन हुआ था जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 पारित होकर संविधान में जुड़ा, 334A, उसमें ये लिखा है कि विमेन्स रिजर्वेशन लागू होगी एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज उस पर्पस के लिए हो, केवल उसके लिए होगी। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आपको, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 334A कहता है,
notwithstanding anything in the foregoing provisions of parts of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, Legislative Assembly of a state and the Legislative Assembly of the National Capital of Delhi shall come into effect after an exercise or delimitation is undertaken for this purpose. What purpose? For the purpose of women's reservation only. इसका मतलब ये देखना होगा जनगणना करके कि कितनी संख्या महिलाओं की किसी एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में है और फिर उसका डिलिमिटेशन करो कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी. The purpose of this article is that the delimitation exercise must be connected only to women's reservation, not a general delimitation exercise. Because the general delimitation exercise will destroy the federal structure of this country and nobody will accept it. तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि यह प्रावधान पहले वाले बिल में किया गया था कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा तो सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हो सकता है. किस लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज्यादा है वहां पर उनको आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन आप सामान्य डिलिमिटेशन यानी परिसीमन नहीं कर सकते. इससे पूरा ढांचा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा. यह कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है और कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. आगे कपिल सिब्बल कहते हैं कि पूरा खेल फिलहाल तो बंगाल चुनाव के लिए खेला जा रहा है. क्या कहते कपिल सिब्बल, जरा सुनिए. ये 16, 17, 18 क्यों हो रहा है? अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल में पहली डेट 23 अप्रैल है, दूसरी डेट 29 अप्रैल है. तो क्या वो पश्चिम बंगाल में, चाहे वो टीएमसी के लोग हों चाहे कोई और हो, क्या वो वहां कैंपेन करेंगे कि यहाँ आएंगे वोट देने के लिए? यही जो एक्सरसाइज है ये 29 के बाद भी हो सकती है. इसमें भी एक राजनीतिक उनकी सोच है कि किसी तरीके से जो वो इलेक्शन डिस्टर्ब करो, उसमें बाधा डालो और अभी इसको पारित करो. बिकॉज दे नो दैट दे हैव नो चांस ऑफ विनिंग इन वेस्ट बंगाल, सो लेट्स ट्राई एंड डिस्टर्ब दैट इलेक्शन एज मच एज पॉसिबल. तो जब आरक्षण का बिल पास होगा, महिला आरक्षण का बिल पास होगा, वो ये प्रयास कर रहे हैं 16, 17, 18 को, तो वहां जाकर कहेंगे कि देखिए हमने देखो कितना कमाल कर दिया, जो वादा हमने बाद में करना था वो आज पूरा करने जा रहे हैं. तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि सरकार का यह पूरा गेम है. अगर विपक्ष विरोध करेगा तो महिलाओं के खिलाफ साबित कर दिया जाएगा और इसकी मुहिम की शुरुआत भी सरकार ने एक तरह से कर दी है. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का क्या बयान सामने आया है, विपक्ष पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए और विपक्ष को डराते हुए. क्या कहते हैं किरण रिजिजू? कहते खड़गे जी ने मुझे 3 पत्र लिखा है, मैंने 3 पत्र खड़गे जी को लिखा है. उसमें सिर्फ तारीख को लेकर विरोधाभास था. उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल के बाद मीटिंग बुलाना चाहिए, वो 1 तारीख का इश्यू है. मैंने लास्ट जो लेटर लिखा उसमें क्लियरली बताया कि ये इतना अर्जेंट है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, हर एक दिन हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि इसमें देरी हुआ है. ये बयान सुनकर हंसी आती है. कहते हैं हर एक दिन हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है. मतलब महिलाओं को आरक्षण देने में जो एक दिन की देरी हो रही है वो सरकार को भारी पड़ रही है. तो अब से पहले क्यों नहीं दिया जो संसद सत्र आया था पिछला? आगे क्या कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री? कहते 2021 में कोविड आ गया, कई इश्यूज भी हैं, तो जो भी हो अब तो हम लोग साफ डायरेक्शन के साथ आगे काम कर रहे हैं और एकजुट एक आवाज के साथ पार्लियामेंट में डिबेट होगा तो देश की महिलाएं और पूरा देश सुनेगा. अब कौन पार्टी सोचेगी कि इतना अच्छा क्रांतिकारी बिल का विरोध करके अपने आप को काला रंग लगाने की कौन कोशिश करेगा? कोई नहीं करेगा. तो संसदीय कार्य मंत्री एक तरह से राजनीति करते हैं और यह मैसेज देते हैं कि देखिए अगर हमारे बिलों का विरोध किया तो महिलाओं के खिलाफ आपको माना जाएगा, आपके मुंह पर काला रंग लग जाएगा. उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी क्या चुनाव प्रचार करेगी आप समझ सकते हैं. अगर सारी मांगे मान ली जाती हैं, डिलिमिटेशन भी होता है, 850 सीटों का जो फॉर्मूला है उसे स्वीकार कर लिया जाता है जो कि महिला आरक्षण के नाम पर लाया जा रहा है, तो फिर 2029 के चुनाव में उसका क्या इंपैक्ट होगा यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है. तो मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है. हालांकि किरण रिजिजू ने जो कहा कि एक दिन भारी पड़ रहा है महिलाओं को आरक्षण दिए बिना, तो ये बयान सुनकर हंसी आ गई. इतनी भी क्या आफत है, 15-20 दिन और निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का चुनाव तो होने देते, बाकी राज्यों का चुनाव तो होने देते, लेकिन चुनाव के बीच इस बिल लाने के मकसद को आप समझ सकते हैं. अब इसे लेकर योगेंद्र यादव क्या कहते हैं? वो समझाते हैं कि कैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बीजेपी शासित राज्यों में जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां क्या आंकड़ा हो सकता है और जहां बीजेपी कमजोर है वहां क्या आंकड़ा हो सकता है, किन राज्यों को फायदा किन को नुकसान हो रहा है. सीट वाइज एक विश्लेषण किया है योगेंद्र यादव ने. योगेंद्र यादव ने यह बताया कि 850 सीटें जो सरकार करने जा रही है, जो बिल आने जा रहा है, उसमें किन राज्यों के हिस्से कितनी सीट आ सकती हैं. योगेंद्र यादव ने राज्यों के हिसाब से पूरा चार्ट बनाया है कि किस राज्य को कितनी सीट मिलने का अनुमान है और जो खबरें सामने आई है उसमें क्या सबके साथ एक समान बर्ताव किया जा रहा है. जो फॉर्मूला मोदी सरकार का है, जो कहा जा रहा है कि भैया 50% सीटें बढ़ने जा रही हैं,
लेकिन क्या सभी राज्यों में ऐसा हो रहा है? योगेंद्र यादव क्या कहते हैं? योगेंद्र यादव कहते हैं कि तमिलनाडु में फिलहाल 39 सीट हैं, 50 सीट होने की खबरें सामने आ रही हैं और 11 सीट बढ़ेंगी, लेकिन 11 का नुकसान है फॉर्मूले के हिसाब से। केरल की बात करें 20 सीट है, 23 होने का अनुमान है, 3 सीट बढ़ेंगी, 8 का नुकसान है। आंध्र प्रदेश 25 सीट है, 34 होने का अनुमान है, 9 सीट बढ़ेंगी, 5 का नुकसान है। ओडिशा की बात करें 21 सीट है, 29 सीट होने का अनुमान है, 8 सीट बढ़ेंगी, 4 का नुकसान बताते हैं योगेंद्र यादव। तेलंगाना 17 सीट है, 24 सीट हो सकती हैं, 7 सीटें बढ़ेंगी, 3 का नुकसान दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, 63 होने का अनुमान है, 21 सीट बढ़ने के आसार हैं और 3 का नुकसान यहां भी योगेंद्र यादव बताते हैं। कर्नाटक में फिलहाल 28 सीट है, 42 होने का अनुमान है, 14 सीट बढ़ सकती हैं, 2 का नुकसान बताते योगेंद्र यादव। पंजाब में 13 सीट है, 19 होने का अनुमान है, 6 सीट बढ़ने के आसार हैं, 1 का नुकसान यहां पर भी बताते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, 17 होने का अनुमान है और 6 सीट बढ़ने के आसार हैं। यह फॉर्मूले के मुताबिक योगेंद्र यादव ने बताया कि यहां कोई नफा नुकसान नहीं होने जा रहा। असम की बात करें 14 सीट है, 21 सीट होने का अनुमान है, 7 सीट बढ़ेंगी, 1 सीट का फायदा। फॉर्मूले से अतिरिक्त 1 सीट मिलने का अनुमान लगा रहे योगेंद्र यादव। गुजरात में 26 सीट, 42 होने के अनुमान है, 16 सीट बढ़ने के आसार हैं, +1 मतलब 1 का फायदा यहां भी योगेंद्र यादव बताते हैं। हरियाणा में 10 सीट है, 17 होने का अनुमान है, 7 सीट बढ़ने के आसार हैं और 1 सीट का फायदा यहां बताते हैं। झारखंड में 14 सीट है, 23 होने का अनुमान है, 9 सीट बढ़ेंगी, 1 सीट का यहां भी फायदा बताते हैं योगेंद्र यादव। महाराष्ट्र में 48 सीट है, 78 होने का अनुमान है, 30 सीट बढ़ सकती हैं, 3 का फायदा। दिल्ली में 7 सीट है, 16 हो सकती हैं और 9 सीट यहां बढ़ सकती हैं, 5 सीट फॉर्मूले से अधिक मिल सकती है, ऐसा योगेंद्र यादव ने अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 50 हो सकती है, 19 सीट बढ़ सकती है, 5 सीटों का यहां भी फायदा हो सकता है बाकी राज्यों के मुकाबले। राजस्थान में 25 सीट है, 47 सीट हो सकती है, 22 सीट बढ़ सकती हैं, 8 सीटें फॉर्मूले से अधिक मिल सकती हैं, ऐसा योगेंद्र यादव ने अनुमान लगाया है। बिहार में 40 सीट है, 72 हो सकती हैं, 32 बढ़ सकती हैं और 9 सीटें फॉर्मूले से ज्यादा मिल सकती है बिहार को। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 138 हो सकती हैं, 58 सीटें बढ़ सकती हैं और 13 का फायदा हो सकता है उत्तर प्रदेश को। जो फॉर्मूला बताया जा रहा है कि भैया 50% बढ़ाएंगे तो उससे ज्यादा बढ़ सकती हैं, ऐसा खबरों के मुताबिक सामने आया है। जब ये आंकड़े सर्कुलेट हुए तो योगेंद्र यादव ने चार्ट बनाया है कि अगर यही फॉर्मूला लागू होता है और जो सीटें बताई जा रही अगर इसी अनुपात में सीटें बढ़ाई जाती है तो किस राज्य को कितना नफा नुकसान है, यह योगेंद्र यादव ने आंकड़े पेश किए और सवाल उठाया है कि आखिरकार भेदभाव क्यों, जहां बीजेपी मजबूत है वहां ज्यादा सीटें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, ये योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया है। हालांकि अभी बिल विपक्षी सांसदों के पास तो नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। क्या 850 सीटें करने का यह फॉर्मूला है, यह 2029 का चुनाव परिणाम तय कर देगा? क्या महिला आरक्षण सिर्फ बहाना है, असल में 2029 का जाल बिछाना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।